नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। आज भी दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया है। हालात को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में आज से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप का तीसरा चरण लागू हो गया है। ग्रैप 3 तब लागू किया जाता है जब हवा का प्रदूषण यानी कि AQI 400 के पार चला जाता है। गैप 3 के तहत कई पाबंदियां लागू की गई है। दिल्ली के सभी स्कूलों में 5वीं तक की क्लास बंद करके ऑनलाइन मोड में चलाने के आदेश दिए गए हैं और इसी के साथ कई और पाबंदियां लागू करने के साथ खास इंतजाम भी किए गए हैं। तो दिल्ली की हवा आज भी बेहद खराब। कई इलाके ऐसे हैं दिल्ली के जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 400 के पार पहुंच गया है और इसे देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। दिल्ली एनसीआर में आज से ग्रैप 3 लागू हो गया है और साथ ही साथ ऑनलाइन पढ़ाई का जो है वो भी ऐलान कर दिया गया। अब ग्रैप 3 क्या है, कब लगता है, ये आपको बता दें। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान पूरा नाम इसका है। कब इसे लागू किया जाता है? प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए ये प्लान बनाया गया है ताकि प्रदूषण का जो स्तर है कम हो सके। प्रदूषण कम करने के लिए जो पाबंदियां हैं लगाई जाती है। AQI 200 के पार जाने पर ग्रैप 1 लागू होता है। AQI 300 के पार जाने पर दूसरा चरण लागू होता है। और देखिए जिस तरीके से इसे लागू किया जाता है, AQI 400 के पार जाने पर ग्रैप 3 लागू होता है, जो कि इस वक्त कंडीशन है दिल्ली एनसीआर की जिसके तहत इसे लागू किया गया है। तो AQI 400 के पार पहुंच गया है दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में और इसे देखते हुए ग्रैप 3 लागू हो गया है। अब ग्रैप 3 लागू होने पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, दिल्ली में बाहर से आने वाले डीजल गाड़ियों पर रोक लगाई जाएगी और इसी के साथ साथ जो जरूरी सामान की सप्लाई पर इसका असर पड़ सकता है। कुछ सामान के दामों में बढ़ोतरी के आसार भी जताए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ स्कूल कॉलेज में पढ़ाई भी रुक सकती है और दिल्ली के सभी स्कूलों में कक्षा 5 तक पढ़ाई बंद कर दी गई है। ऑनलाइन पढ़ाई के आदेश जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। निर्माण काम में रोकने से लागत बढ़ सकती है। निर्माण काम रोकने से जो लागत है वो बढ़ सकती है। तो ये वो बड़े फैसले हैं जो कि ग्रैप 3 लागू होने के बाद इनका असर पड़ेगा। और अब देखिए, दिल्ली के सभी स्कूलों में कक्षा 5 तक के बच्चों की पढ़ाई अगले आदेश तक ऑनलाइन होगी। ये जो है ये आदेश दिया गया है। इस बीच बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया है कि पिछले 10 साल में दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को लेकर कुछ नहीं किया है। बीजेपी ने बुजुर्गों के लिए भी इंतजाम करने की मांग की है। तो जिस तरीके से बढ़ता प्रदूषण और उसकी वजह से जो जनता है वो झेल रही है, उसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी सरकार पर आरोप लगाए हैं। 10 साल हो गए हैं लेकिन अब तक प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार कुछ नहीं कर पाई है। उनका ये भी कहना है कि बुजुर्ग जो लोग हैं उनके लिए भी इंतजाम दिल्ली में किए जाए। हमारी जो कंसर्न है वो है लोगों की सुरक्षा, इसलिए हमने कहा था कि छोटे बच्चों को स्कूल जाने से रोका जाए और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी एडवाइजरी जारी की जाए कि इस मौसम में बाहर नहीं निकलना है। तो ग्रैप 3 ठीक है, उस व्यवस्था को तो खड़ा करता है, लेकिन दिल्ली में किसी भी चीज़ का प्रतिबंध लगाने की स्थिति क्यों आती है, उसका मूल कारण अरविंद केजरीवाल की सरकार के 10 साल हैं जिन्होंने कभी भी पोल्यूशन को लेकर गंभीरता से काम नहीं किया है। ये एक टेम्परेरी व्यवस्था है, हमें पता है लोगों को परेशानी होगी, लेकिन लोगों की जान बचाना प्राथमिकता होती है। और चलिए अब रुख करेंगे कुछ और खबरों का। तो कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है और दोनों नेताओं के चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध लगाकर गहन जांच की मांग की है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि हालिया चुनाव अभियान के दौरान झूठे, विभाजनकारी, दुर्भावनापूर्ण और निंदनीय बयान दिए गए। कांग्रेस ने आयोग से अपील की है कि वो मोदी और शाह को बाकी चुनाव के लिए चुनाव संबंधी किसी भी गतिविधि के संचालन से प्रतिबंधित करे और मामले की गहन जांच कराई जाए। तो मामले की गहन जांच कराई जाए। जिस तरीके से बयानबाजी लगातार हो रही है, महाराष्ट्र में चुनाव है, 20 तारीख को मतदान होना है, लेकिन उससे पहले जो बयानबाजी है वो जारी है। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ जो है बयान दर्ज करने की शिकायत की गई है। विभाजनकारी, दुर्भावनापूर्ण, निंदनीय बयान दिए गए हैं, कांग्रेस की तरफ से ये कहना है। और जो प्रतिबंध है वो लगाया जाए, ये शिकायत की गई है कांग्रेस की तरफ से।
और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कांग्रेस ने अपनी शिकायत में मुद्दे क्या क्या रखे हैं। देखिए, कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नासिक और धुले में आयोजित चुनावी रैलियों के दौरान कांग्रेस और उसके सहयोगियों को निशाना बनाते हुए कई झूठे, दुर्भावनापूर्ण और निंदनीय बयान दिए। कांग्रेस का ये भी कहना है कि पीएम मोदी अपने बयानों में कांग्रेस के प्रमुख नेताओं और पूर्व प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी पर आरोप लगाए हैं। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता SC, ST, OBC समुदाय के विरोधी थे। तो महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार में अब महज 4 दिन बचे हैं और इसीलिए सभी दलों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 3 रैलियां करेंगे, तो बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा आज ठाणे और नासिक में चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। तो आज भी जो तमाम दिग्गज हैं चुनाव प्रचार में जुटेंगे। अमित शाह की बात की जाए तो 3 रैलियां आज वो करने वाले हैं महाराष्ट्र में। इसी के साथ साथ JP नड्डा भी आज कई बैठक करने वाले हैं। ठाणे और नासिक में जो नड्डा है वो बौद्धिक बैठक करने वाले हैं। तो आज भी धुआंधार प्रचार जारी है महाराष्ट्र चुनाव के लिए। अमित शाह जो शुरुआती दौर से ही चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, स्टार प्रचारक हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो आज भी 3 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी आज कई बैठक करने वाले हैं। अब क्या कार्यक्रम रहने वाला है ये भी आपको बता दें। दोपहर 1:15 पर हिंगोली में जनसभा करने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। दोपहर 2:15 पर उमरखेड़ में रैली करेंगे अमित शाह, उनका ये कार्यक्रम है। और दोपहर 3:45 पर चंद्रपुर में जनसभा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का क्या कार्यक्रम रहने वाला है। दोपहर 2:50 पर ठाणे में गुरुद्वारा श्री दशमीश दरबार में वो दर्शन करेंगे। और इसी के साथ साथ दोपहर 3:20 पर ठाणे में बूथ संपर्क कार्यक्रम वो करेंगे। और उसके बाद जहां आगे उनका कार्यक्रम ये रहने वाला है कि दोपहर 3:55 पर ठाणे में ही बौद्धिक बैठक में शामिल होंगे JP नड्डा। शाम 7:10 पर नासिक में बौद्धिक बैठक में भी शामिल होंगे। तो ये कार्यक्रम है अमित शाह का और JP नड्डा का, जो कि आज भी महाराष्ट्र में धुआंधार प्रचार में जुटने वाले हैं। तो देखिए, महाराष्ट्र में चुनाव है और इन दिनों महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा चर्चा वोट जिहाद की है। बीजेपी के कई नेता वोट जिहाद के सामने धर्म युद्ध का दांव चल रहे हैं और इसमें सबसे बड़ा नाम है देवेंद्र फडणवीस का, जिन्होंने वोट जिहाद के मुद्दे को सियासी आंच पर चढ़ा दिया। और जब ओवैसी इसका जवाब देने आए तो मामला सुर्खियों में आ गया। लोगों को वोटिंग के लिए बाध्य किया गया और कहा बस एक ही चीज करनी है, मोदी जी को हराना है, ये कहकर एक वोट जिहाद किया गया। अब कह रहे हैं वोट जिहाद होगा। अरे देवेंद्र, तू अयोध्या की सीट तेरी पार्टी हार गई, कौन सा तेरा जिहाद था वहां पे बोल। हम लोग थोड़े सोए हुए थे, इसलिए कई जगहों पर हम लोगों को मात खानी पड़ी, लेकिन अब वोट जिहाद का जवाब वोट के धर्म युद्ध से हमको देना है और अब कोई भी सोएगा नहीं। वो क्या बोले, ये वोट जिहाद, धर्म युद्ध। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछना चाहते हैं, क्या ये जबान इलेक्शन के कानून के ताबे है या उसके खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जवाब दो। देवेंद्र फडणवीस ने पीएम मोदी के साथ एक रैली साझा की, जिसमें उन्होंने वोट जिहाद को लेकर विपक्षी दलों को ललकारा और पीएम की मौजूदगी में ही कह दिया कि वोट जिहाद के खिलाफ धर्म युद्ध करने का वक्त आ गया है। अरे अण्णा, आता आपली ताकद दाखवून द्या। हे जर वोट जिहाद करणार असतील तर आता वोटांचं धर्मयुद्ध करण्याची वेळ। देवेंद्र फडणवीस वोट जिहाद की बॉल उछाल रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी उस पर बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन इस खेल में आउट होने का सबसे ज्यादा खतरा महाविकास अघाड़ी के खिलाड़ियों पर है, क्योंकि इस राजनीतिक गेम में बीजेपी का असली निशाना उद्धव, कांग्रेस और शरद पवार की तिकड़ी पर है।
सवाल है कि आखिर सत्ता में रहने के बाद भी बीजेपी को इसकी जरूरत क्यों महसूस हो रही है। इस सवाल का जवाब मराठा वोट बैंक में छिपा है। महाराष्ट्र में मराठा वोटर्स की आबादी 30% से भी ज्यादा है। महाराष्ट्र में जो 48 सांसद हैं, उसमें 26 अकेले मराठा समाज से हैं। राज्य की जो 288 विधानसभा सीटें हैं, इसमें करीब 175 सीट वो है जहां मराठा समाज का मजबूत प्रभाव है। राम मंदिर का मुद्दा तो रहा हो या फिर धारा 370 और तमाम तरह के जिहाद, बीजेपी ने हिंदुत्व के पिच पर मराठों को रिझाने की हमेशा कोशिश की है। ये भी सच है कि इन तमाम मुद्दों का मराठों पर प्रभाव भी पड़ा है। लेकिन मनोज जारंगे पाटिल के मराठा आरक्षण आंदोलन के बाद से महाराष्ट्र में सियासी हालात बदले हैं। मराठा वोटर का एक बड़ा हिस्सा न सिर्फ देवेंद्र फडणवीस से नाराज हुआ है, बल्कि बीजेपी से भी किनारा कर चुका है। और शायद यही वजह है कि बीजेपी एक बार फिर वोट जिहाद और धर्म युद्ध जैसी बातें करते हुए उन्हें रिझाकर दोबारा अपने साथ जोड़ने की कोशिश में लगी है। सिर्फ मराठा वोटर ही नहीं, ओबीसी समाज को भी इन्हीं शब्दों के जरिए रिझाया जा रहा है और पूरे हिंदू समाज को हिंदुत्व की छतरी के नीचे लाने की कोशिश हो रही है, जिस पर महाराष्ट्र की राजनीति में जबरदस्त हलचल है। जो आह्वान कर रहे हैं वोट जिहाद का महाराष्ट्र में, उनको समझना होगा कि महाराष्ट्र की जनता विकास के ठोस मुद्दों पर न सिर्फ चर्चा चाहती है, बल्कि चाहती है कि विकास के ठोस मुद्दों पर ही काम हो। हर चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी अलग अलग जिहाद के शब्द करती है और अपने जो गैर राजनीतिक सहयोगी हैं, जिसमें अलग अलग एजेंसीज हैं, ईडी जैसी, उनका इस्तेमाल करती आई है। झारखंड में भी हुआ, इसके पुराने चुनावों में भी हुआ। विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी किसी भी कीमत पर वोट जिहाद के मुद्दे को बड़ा बनाना चाहती है ताकि चुनाव में ध्रुवीकरण किया जा सके। इन सब के बीच बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने एक नया दावा कर दिया। दावा ये है कि मालेगांव के कोऑपरेटिव बैंक में करीब 200 अकाउंट खोले गए हैं और इन अकाउंट्स में हरियाणा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और गुजरात जैसे राज्यों से सिर्फ 4 दिन के अंदर 125 करोड़ रुपए जमा हुए। दावा है कि सिराज अहमद और मोइन खान नाम के शख्स ने इन 125 करोड़ रुपए को 35 से 37 अलग अलग अकाउंट्स में भेजा। दावे के मुताबिक यही पैसा महाराष्ट्र के अलग अलग गांव में पहुंचा, जिसका इस्तेमाल वोट जिहाद के तहत चुनाव में किया जाएगा। फर्जी दस्तावेजों के जरिए बैंक खाते खोलने और करोड़ों रुपए के लेन देन के कथित मामले में ईडी लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस ने सिराज और दीपक नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। किरीट सोमैया फिर से सामने आए, कुछ लड़कों की तस्वीर जारी की जो उन्हें एक चिट्ठी देते हुए नजर आ रहे हैं। दावा है कि जिन लोगों के नाम पर फर्जी अकाउंट बनाए गए हैं वो सभी हिंदू हैं और ऐसा इस वजह से किया गया ताकि किसी को शक न हो। सिराज हुसैन ने जो नाम 12 अकाउंट खोले ना, वो सब हिंदू लड़के हैं और ये जो 12 खाते में भारत के 172 बैंकों से 200 करोड़ रुपया है। तो इसको छोटा छोटा आश्वासन, नौकरी दिलाना है, 5-25 हजार रुपया कैश देने का। अभी तक ये 12 लोगों को मिलाकर उसने 43,000 रुपीज कैश दिया है। सवाल है कि क्या बीजेपी को इस मुद्दे से फायदा होगा, क्योंकि ये पहला चुनाव नहीं है जो बीजेपी वोट जिहाद और धर्म युद्ध जैसे मुद्दे पर लड़ रही है। इससे पहले भी महाराष्ट्र में जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे तब इसी तरह के नारे और स्लोगन सुनाई दे रहे थे, लेकिन शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की तिकड़ी ने महायुति को पस्त कर दिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बंटोगे तो कटोगे वाला बयान चुनाव प्रचार में छाया हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने इस बयान पर सवाल उठाया है। लेकिन बात अजीत पवार तक की नहीं रह गई है। महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता पंकजा मुंडे ने भी इस नारे पर सवाल उठाए। आखिर क्यों बीजेपी में इस पर फूट हो गई है, रिपोर्ट देखिए। बटेंगे तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव का एजेंडा सेंटर माना जा रहा है। बटेंगे तो और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। लेकिन पार्टी और गठबंधन के अंदर ही इस बयान को लेकर मतभेद बढ़ने लगा है। ये बटेंगे तो कटेंगे वाला जो नारा है वो आपको यानी कि अजित पवार को सूट नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है, ये महाराष्ट्र के माहौल में सूट नहीं करता है। नहीं करता। पंकजा मुंडे ने कहा है कि बटेंगे कटेंगे वाला नारा सही नहीं है। वो एक विधायक है हमारे
हमारे साथ काम करने वाली बीजेपी की एक लीडर है, उनको जो ठीक लगा वो उन्होंने बताया होगा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी के मुखिया अजित पवार हर इंटरव्यू में बटोगे तो कटोगे वाले सीएम योगी के बयान का विरोध कर रहे हैं। अब इस लिस्ट में बीजेपी की नेता पंकजा मुंडे का नाम भी शामिल हो गया है। एक इंटरव्यू में पंकजा ने कहा, सच कहें तो मेरी राजनीति अलग है। मैं सिर्फ इसलिए इसका समर्थन नहीं करूंगी कि मैं उस पार्टी से हूं। मेरा मानना है हमें विकास पर ही काम करना चाहिए। एक नेता का काम इस भूमि पर प्रत्येक जीवित व्यक्ति को अपना बनाना है। इसीलिए हमें महाराष्ट्र में ऐसा कोई विषय लाने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि कैमरे पर जब उनसे हमारे रिपोर्टर ने भीड़ में इस बयान पर सवाल किए तो उन्होंने ज्यादा बोलने से मना कर दिया, लेकिन बयान का खंडन भी नहीं किया। दिलेल्या मुलाखतीमध्ये सांगितलं होतं की कटेंगे आहे बटेंगे या विषयावर त्याच्यावर मी जे बोलले, त्यांनी जे बोलले ते टोटली त्याच्यामध्ये खाली डिस्क्रिप्शन मध्ये तुम्ही पण दिलेलं आहे। बरोबर, त्याच्यावर परत पण तरी काय म्हणणं होतं तुमचं? तरी काही नाही, जे बोलले तेच बोलले। सवाल ये है कि क्या महाराष्ट्र बीजेपी के नेता योगी के बयान से किनारा कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो वजह क्या है? बीजेपी के अंदर एक आंतरिक युद्ध भी चल रहा है कि मोदी जी का ज़्यादा नारा पॉपुलर है या मोदी जी का नारा पॉपुलर है। तो मुझे लगता है उनके अपने लोग आपस में थोड़ा संघर्ष में हैं कि नारा किसका ज़्यादा पॉपुलर है। असल में योगी का बयान अगस्त से ही वायरल है। इस बयान को लेकर के मुंबई से लेकर लखनऊ तक प्रचंड राजनीति पहले से ही हो रही है। विपक्ष इस नारे की काट में अलग अलग तरह के नारे, स्लोगन, पोस्टर जारी कर रहा है। योगी के बटोगे तो कटोगे वाले नारे के बाद पीएम मोदी ने एक हैं तो सेफ हैं वाला नारा दिया था। जानकार मानते हैं कि दोनों नारों के शब्द भले ही अलग हों, लेकिन भाव एक है। लेकिन अब जिस तरह से पहले सहयोगी दल के अजित पवार, फिर बीजेपी की पंकजा मुंडा ने योगी के बयान पर प्रतिक्रिया दी है, उसने सवाल तो खड़े कर ही दिए हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है कि योगी के इस बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान को लेकर 2 दिन पहले ही झारखंड में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विवादित टिप्पणी की थी। इधर लोगों को बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है, नाथ पंथ का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। अब देखना यह है कि बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान का चुनावी नतीजों पर क्या असर दिखता है। महाराष्ट्र के घर घर में गणपति की पूजा होती है। जाति और धर्म का कोई बंधन नहीं होता, लेकिन चुनाव में गणपति की तस्वीर को लेकर विवाद हो गया है। दरअसल कांग्रेस उम्मीदवार के प्रचार का एक स्टिकर गणपति की तस्वीर पर चस्पा कर दिया गया है, जिसे लेकर महायुति के नेता कांग्रेस पर हमलावर हैं। टाइल्स पर गणेश जी की तस्वीर थी। उसी तस्वीर पर कांग्रेस के उम्मीदवार नसीम खान के चुनाव प्रचार का स्टिकर चस्पा कर दिया गया। ये काम किसका है, किसने किया, कब किया, ये तो नहीं पता, लेकिन सोशल मीडिया पर इस वीडियो ने बवाल मचा दिया है। मामला अंधेरीपुर की चांदीवली सीट का है। एक घर की दीवार पर गणेश जी की तस्वीर वाले टाइल्स लगे थे, उसी पर कांग्रेस के उम्मीदवार नसीम खान की तस्वीर वाला स्टिकर लगा है। वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। हिंदुओं की भावनाएं आहत करने का आरोप लगाकर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने पोस्ट किया है। शिवसेना की नेता मनीषा कायंदे तो मांग कर रही हैं कि इनकी उम्मीदवारी ही रद्द होनी चाहिए। नसीम खान जो कांग्रेस के कैंडिडेट है, क्या वो मुसलमानों को खुश करने के लिए इस प्रकार की हरकतें कोई कर रहा है? मेरा इलेक्शन कमीशन से मेरी विनती है कि नसीम खान का कैंडिडेचर तुरंत रद्द किया जाए। गणपति हिंदुओं के आराध्य देव है। महाराष्ट्र में तो गणपति की घर घर में पूजा होती है। मुंबई का गणपति उत्सव देखने देश और दुनिया से लोग आते हैं और उसी मुंबई में गणपति की तस्वीर के साथ हुई इस करतूत ने सियासी माहौल खराब कर दिया है। कांग्रेस को इसके पीछे बीजेपी का ही हाथ लगता है। जानबूझकर भगवान की मूर्ति पर, फोटो के ऊपर इस तरह के पोस्टर चिपकवाना और साजिश करना अपने प्रतिद्वंदी के खिलाफ, ये भाजपा की टूल किट है। इस टूल किट के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे, जहां भी हो सकता है शिकायत भी करेंगे। नसीम खान चांदीवली सीट से लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। हालांकि 2019 में वो चुनाव सिर्फ 409 वोटों से हार गए थे।
और एक बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड में भी विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार में अब 4 दिन ही बाकी है। आज राहुल गांधी झारखंड में कांग्रेस की प्रचार की कमान संभालेंगे और 2 रैलियां करेंगे। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज झारखंड के चुनावी दौरे पर रहेंगे और 3 रैलियां करेंगे। तो झारखंड में दूसरे चरण का चुनाव और उससे पहले आज जो दिग्गज है प्रचार के मैदान में उतरेंगे। अब के जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा। हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। मेरे को लव लेटर दिए तो मैं भी उनको दिल में देख के बोला, वाह मेरी महबूबा आ रही है। सुनो सुनो, अभी टाइम कितना है? हाँ 15 मिनट अभी। वेरी सॉरी। अभी उसी का बड़ा भाई बोल रहा था, मैंने छोटे भाई को रोक के रखा है। माय डियर, चलो आ जाओ, छोटे भाई को खोल के दिखा दो, भेजो हमारे सामने या हमें बुला लो कहीं। कैंपेनिंग का टाइम 10 बजे, अभी 15 मिनट बाकी है। और चलिए बात करेंगे 15 मिनट वाली टूल किट की। तो आखिरकार महाराष्ट्र के चुनाव में 15 मिनट वाली टूल किट की एंट्री हो ही गई। भाईजान की ये वो टूल किट है जो करीब करीब हर चुनाव में उनके साथ साथ चलती है। और यकीन मानिए, ओवैसी ब्रदर्स डंके की चोट पर दावा करते हैं कि 15 मिनट की टूल किट को सालों से संभाले रखना किसी और की बस की बात नहीं। महाराष्ट्र चुनाव में ओवैसी भले ही सिर्फ 16 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अपने बयानों से वो चुनाव का इतना बड़ा चेहरा बन चुके हैं कि बीजेपी जैसी पार्टी और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से सीधी जंग छिड़ी है। 16 सीटों पर लड़ने के बावजूद ओवैसी की चर्चा इस तरह से हो रही है कि मानो उनका असर महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों पर है। दरअसल इन चर्चाओं के पीछे होता है भाईजान का भड़काऊ भाषण, जिसका बेहद अहम हिस्सा है 15 मिनट वाली टूल। कैसे और क्यों, ये आपको दिखाते हैं। सुनो सुनो, अभी टाइम कितना है? हाँ 15 मिनट वेरी सॉरी। कैंपेनिंग का टाइम 10 बजे, अभी 15 मिनट बाकी है। समझे आप, सिर्फ तरीका बदला है, कुछ शब्दों में हेरफेर हुआ है, लेकिन ओवैसी ब्रदर्स का मकसद साफ है कि चुनावी माहौल में मुसलमान जनता के बीच या यूं कह लीजिए कि अपने वोटरों के बीच 15 मिनट वाली टूल किट को जिंदा रखा जाए। कैंपेनिंग का टाइम 10 बजे, अभी 15 मिनट बाकी है। अरे भाई 15 मिनट बाकी है, सब्र करिए ना। वो मेरा पीछा छोड़ती है ना मैं उसका पीछा छोड़ सकता। अकबरुद्दीन ओवैसी बात तो 100% सच कह रहे हैं, और आप 15 मिनट वाले शिगुफे का पीछा छोड़ेंगे भी क्यों? यह आपकी मुस्लिम राजनीति को सूख जो करता है। आसमान में सिर्फ पतंग 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 रहेगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर। AIMIM के मुखिया और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर उनके 54 साल के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, मौका देखकर 15 मिनट वाला चौका लगा ही देते हैं। अरे आप बताइए, आप 15 सेकंड का दिन को 15 सेकंड मुर्गी का बच्चा हूं मैं? हाँ 15 सेकंड का दिन। लेकिन अभी बात महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की हो रही है। तस्वीरें महाराष्ट्र के सोलापुर की हैं, जहां ओवैसी MIM के उम्मीदवार फारूक शाब्दी के लिए प्रचार करने
पहुंचे थे, लेकिन लंबे चौड़े भाषण में सबसे ज्यादा तालियां उस वक्त बजी जब ओवैसी ने 15 मिनट वाली टूल किट की एंट्री करवाई। सुनो सुनो, अभी टाइम कितना है? हाँ, 15 मिनट। वेरी सॉरी। जैसे ही ओवैसी के मुंह से 15 मिनट निकला, उन्होंने वेरी सॉरी करते हुए मुंह पर हाथ रख लिया जैसे कोई गलती हुई हो। वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। और फिर बड़ी ही होशियारी से उन्होंने 15 मिनट को कैंपेन की टाइमिंग से जोड़ दिया। 9:45 देखो, 9:45। अरे मीडिया वालों, 9:45 घड़ी चेक कर लो तुम्हारी भी। 9:45 घड़ी चेक कर लो तुम्हारी भी, घड़ी चेक कर लो तुम्हारी भी। अगर 9:45 हो रहे हैं, अभी 15 मिनट बाकी हैं, उस कौन सा कानून का उल्लंघन हुआ है बताइए? आप बताइए कौन सा कानून है? BNSS का हुआ, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का हुआ। वैसे तो पूरा हिंदुस्तान ओवैसी ब्रदर्स की 15 मिनट वाली टूल किट से वाकिफ है, लेकिन इसकी शुरुआत करीब 12 साल पहले अज़दुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन के बयान से हुई थी। हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। हालांकि अकबरुद्दीन के इस बयान के बाद जनवरी 2013 में उन्हें देशद्रोह और राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। अकबरुद्दीन 40 दिन तक जेल में रहे थे, लेकिन अप्रैल 2022 में सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए अकबरुद्दीन को बरी कर दिया गया था। बावजूद इसके वक्त और मौका देखकर 15 मिनट वाले बयान की याद दिलाई जाती है, और सिर्फ ओवैसी ब्रदर्स इसका इस्तेमाल नहीं करते। हैदराबाद में ओवैसी के खिलाफ बीजेपी की उम्मीदवार बनाई गई माधवी लता के लिए जब नवनीत राणा प्रचार करने पहुंची थी, तो 15 मिनट के जवाब में 15 सेकंड मांगे थे। तो मेरा कहना है, तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। और फिर तो बयानों का युद्ध छिड़ गया। नवनीत राणा के हमले का जवाब ओवैसी ने दिया था और अपने छोटे भाई को तोप बताया था। वो MP साहिबा जो महाराष्ट्र से आके छोटे छोटे, अरे छोटे को रोक के रखा हूं, छोटे को बहुत रोक के रखा हूं। अगर जिस दिन मैं छोटे को बोला कि मियां मैं जरा आराम कर तो तुम संभाल लो, फिर तुम संभालो। छोटे छोटे, तुमको मालूम ही क्या है छोटा क्या है नहीं मालूम तुमको। तोप है वो, बोर बच्चा है, सालार का बेटा है। बहुत मुश्किल से समझा के बिठाना पड़ता उनको, बहुत मुश्किल से। और उनको समझाने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी है, किसके बाप को नहीं सुनने वाला है छोटा। अरब ओवैसी अपनी इसी छोटी तोप को महाराष्ट्र के चुनावी मैदान में लेकर आए हैं। अकबरुद्दीन ने महाराष्ट्र चुनाव के लिए अपनी पहली रैली संभाजी नगर में की थी, और इस रैली में जिस बयान ने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी वो 15 मिनट ही था। कैंपेनिंग का टाइम 10 बजे, अभी 15 मिनट बाकी है। और जब जब 15 मिनट वाला बयान चुनाव में जिंदा होता है, तब तक ध्रुवीकरण का माहौल बनता है और प्रतिक्रिया दोनों तरफ से आती है। अभी उसी का बड़ा भाई बोल रहा था, मैंने छोटे भाई को रोक के रखा है, रोक के रखा है। माय डियर, आप सबके माध्यम से कहता हूं, चलो आ जाओ, खोल के दिखा दो एक दिन अपने छोटे भाई को, भेजो हमारे सामने या हमें बुला लो कहीं। ये डराने की बात मत करिए, संवैधानिक बात करिए। असल में महाराष्ट्र के सियासी धरातल को ध्रुवीकरण के लिए सबसे मुफीद माना जाता है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि 15 मिनट के अलावा बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है, औरंगजेब की कब्र
वोट जिहाद, धर्म युद्ध और सुहाग का सिंदूर जैसे नारे और शब्द चुनाव प्रचार में गूंज रहे हैं। महाराष्ट्र की चुनावी पिच पर ओवैसी भले ही बहुत मजबूत प्लेयर न माने जाते हों, लेकिन बीजेपी की टारगेट लिस्ट में ओवैसी किसी न किसी बहाने नंबर 1 पर रहते हैं। सुन ले ओवैसी, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर, अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। बीजेपी का देवेंद्र फडणवीस बोलता है मेरा नाम लेके औरंगाबाद में, सुन ले ओवैसी। क्या कहता है फडणवीस? जिहाद की बात करता है, और जिहाद होता है। हमको मालूम बताया गया लव जिहाद होता है। अरे देवेंद्र, तू अयोध्या की सीट तेरी पार्टी हार गई, कौन सा तेरा जिहाद था वहां पे बोल? सुन लो देवेंद्र फडणवीस, तुम्हारे मोदी अमित शाह के ये जुमलों से हम डरने वाले नहीं हैं। तुम फडणवीस हो इसलिए तुम मुझसे कह रहे हो। अरे मैं किसी के पैर के पास बैठकर भीख नहीं मांगता, मैं अल्लाह की बारगाह में सर झुकाकर दुआ करता हूं। पिछले कई दिनों से ओवैसी और फडणवीस के बीच जुबानी जंग चल रही है। एक दूसरे पर दोनों तरफ से बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं। कोई किसी से कम नहीं है। ओवैसी खुद भड़काऊ भाषणों का सहारा लेते हैं, लेकिन कैमरे पर कहते हैं कि ध्रुवीकरण की राजनीति बीजेपी करती है। इम्तियाज का किसी मेरे पार्टी का नेता का भाषण अगर कंट्रोवर्शियल होता, आप लोग तो दूल्हा बनाए थे हमको सुबह से लेकर शाम तक, हमारा बाजा बजाए थे आप लोग सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक। आप पोलराइज नहीं करते हो वैसे जी? कौन कर रहे हैं पोलराइज? मैं कौन कर रहा है पोलराइज? आप ही बताओ कौन कर रहा है? मोदी जी कर रहे हैं, मंगलसूत्र निकाल के दे देंगे। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। दिल्ली मेयर का चुनाव आम आदमी पार्टी ने जीत लिया है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार महेश खींची ने बीजेपी उम्मीदवार को 3 वोट से हराया। आपने भले ही अपने मेयर और डिप्टी मेयर बना लिए हैं, लेकिन 2-2.5 महीने बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि 10 पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की है। सभी पार्षदों को धन्यवाद करना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन पे मुझे एक छोटे से कार्यकर्ता को एक मेयर पद पे पहुंचाया, जिनके लिए मैं तहे दिल से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सर 10 लोगों की क्रॉस वोटिंग समझ में आ रही है, जो अभी तक आंकड़ा दिख रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? आपको उम्मीद कैसा होगा? नहीं देखो, जीत तो जीत होती है, चाहे 1 वोट से हो या 3 वोट से, तो हमारी जीत हुई है। हमें तो इसमें संतुष्ट हैं कि हमारी जीत हुई है। आम आदमी पार्टी को समर्थन मिला है सभी का। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।